हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले जो हम क्लास दिए थे आपको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। आई होप सो कि इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका 3 लेक्चर हुआ था, ठीक है। उसमें जो आपका नाउन और प्रोनाउन बताया गया था, नाउन और प्रोनाउन के अंतर्गत आपको मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दिया गया था। अभी हम लोग उसी टॉपिक को फिर से कैरी ऑन करने वाले हैं और उसके आगे हम लोग चलने वाले हैं। नरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब समझ लीजिए कि नरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उसके बाद फिर किसी अदर टॉपिक को लेने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग वहाँ पे देख चुके थे, बिल्कुल बेसिक लेवल से गए थे कि लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन क्या होता है। उसके बाद फिर वर्ड की चर्चा किए थे, फिर अल्फ़ाबेट, सेंटेंसेस, इन सारे चीज़ों से डिस्कस करने के बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में गए थे, जिसमें कि बताया गया था आपको देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और प्रोनाउन को डिस्कस करने के बाद उसमें आपको एक टेबल भी बताया गया था, जिसमें कि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव में 2 चीज़ बताया गया था, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये चीज़ वहाँ पे बता दिया गया था, ये चीज़ वहाँ पे बता दिया गया था। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका मेन वर्ब। दैट मीन्स कि आप अच्छे से जान रहे हैं कि एक होता है आपका मेन वर्ब, एक होता है एक्सुअली वर्ब, उसी को मॉडल वर्ब के तहत हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके आगे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है, क्या होता है। उसके पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। मेन वर्ब की बात अगर हम करते हैं तो मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मेन वर्ब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा आपका क्या होता है, इंट्रांजिटिव। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो भी बातें कहेगा उसका जस्ट अपोजिट करेगा इंट्रांजिटिव, ठीक है। ये मेन वर्ब का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मेन वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया, एक ट्रांजिटिव में, दूसरा इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव जो भी करेगा जस्ट उसका अपोजिट आपका क्या करेगा, इंट्रांजिटिव काम करेगा, ठीक है। जैसे इंट्रांजिटिव में यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये कहता है इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने का काम करता है। कौन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने का काम करता है। और ये इंट्रांजिटिव यहाँ पे क्या करता है, इट डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है इट डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट हम यहाँ पे आपको क्या बोले कि जस्ट इसका अपोजिट करेगा। ये जब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेने का काम कर रहा है तो ये डायरेक्ट वे में नहीं ले रहा है, ये इनडायरेक्टली ले रहा है, ठीक है। अब ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसको आगे देखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, ये ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स को लेके हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल्स इसका क्या कहता है। यहाँ कहता है मान लीजिए आई लव यू। अब यहाँ पे देखिए ये जो लव है ये आपका यहाँ पे इसको मेन वर्ब के रूप में देखा जाएगा। अब मेन वर्ब के रूप में इसको देखा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि मेन वर्ब जो भी होता है उसका भी 2 पार्ट होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव क्या बोला कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, इंट्रांजिटिव बोला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। तो अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो आपका बना है SVO के फॉर्मेट में बना है कि नहीं बना है। अगर हम यहाँ से सवाल करते हैं कि कौन प्यार तुमसे करता है, तो कौन प्यार करता है, तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट प्राप्त होता है। और ये आपका क्या है, किससे करता है, तो तुमसे करता है, तो ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका है वर्ब, तो देखिए SVO, तो SVO के फॉर्मेट में आ गया। हालांकि यहाँ पे ये जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो मेन वर्ब क्या होता है, इन्होंने कहा कि इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो कैसे लेता है, तो उस चीज़ को समझना है हम लोग को। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लेता है, इस यहाँ जो ये वर्ब आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, अब यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ से लेना है। कहता है आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, ठीक है। यहाँ हो गया आई गो टू पटना।
ये वो जो यहाँ पे होगा ये आपका यहाँ से क्या हो गया, ये हालांकि ये भी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम तो कर रहा है, लेकिन देखिएगा ये पटना जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिएगा ये यू जो है ये वर्ब के जस्ट बाद आया, ये वर्ब के जस्ट बाद आया तो मतलब डायरेक्ट लिया। और ये देखिए वर्ब के जस्ट बाद पटना नहीं आके उसके बीच में टू आ गया, तो ये डायरेक्ट तो वर्ब नहीं लिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसीलिए कहा कि इट डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं क्या, दूसरा पॉइंट इसमें आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कर्म। ठीक है, इसका यहाँ मतलब होता है कर्म। अब यहाँ कहता है ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो यहाँ देखना है हम लोग को ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, डीओ और आईओ। अब डीओ क्या है भाई, तो डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईओ का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखना है कि डीओ क्या करता है और आईओ क्या करता है। ये डीओ की बात अगर हम करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब अगर नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। आईओ जो है ये आपका है लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स है आपका। आपको अच्छे से पता होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कहता है किसको, निर्जीव पदार्थ। निर्जीव जो होता है उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो सजीव होता है उसको सजीव, नाम से ही पता चलता है निर्जीव। सजीव की अगर बात करते हैं जिसमें श्वसन की क्रिया हो, ब्रीदिंग करता हो, फूडिंग करता हो, वॉकिंग करता हो, हर चीज करता हो, उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव। और निर्जीव में जिसमें ये सब प्रक्रिया नहीं होता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पहले आप देखें कि मेन वर्ब जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहा कि वो डायरेक्ट डीओ को लेता है, इंट्रांजिटिव क्या कहा तो वो डायरेक्ट वे में डीओ को नहीं लेता है, इनडायरेक्टली लेता है बट डायरेक्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे बात आया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक डीओ दूसरा आईओ। डीओ मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, he gave me a purse। he gave me a purse। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये मी जो है, ये मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पर्स क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ अगर देखिएगा इस सेंटेंस में तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये पहला ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है अ पर्स। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो अ पर्स होगा, ये जो अ पर्स है ये आपका डीओ है, ये आपका क्या है डीओ, और ये जो मी है ये आपका क्या है आईओ, ये आपका क्या है आईओ। आईओ का मतलब आप अच्छे से जान रहे हैं, आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईओ का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डीओ का मतलब होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ से भी हम लोग डीओ और आईओ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका डायरेक्ट होगा। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसका कुछ नोट्स हम लोग लिखते हैं, क्या क्या नोट्स है। देखिए नोट में कुछ पॉइंट्स को हमको देखना है कि ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है जनरली, पहला पॉइंट जनरली आईओ, दैट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिफोर indirect object comes before DO, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट क्या करता है, indirect object after direct object if preposition ठीक है। यहाँ क्या कहता है, सामान्य तौर पे देखा जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। क्या कह रहा है, सामान्य तौर पे अगर देखा जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन कहता है कि लेकिन प्रीपोजिशन का जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन जो आता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट यानी कि आई ओ के बाद ही डी ओ आता है, आई ओ के बाद ही डी ओ का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है he gave money to me, he gave money to me। अब यहाँ से देखिएगा ये ऑब्जेक्ट जो आया, यहाँ पे इस चीज को देखिएगा, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ जो कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो कौन सा सिचुएशन में आता है, जब प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन आता है तो यहाँ देखिएगा ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ भी है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ भी है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। ये तो आपका क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका आई ओ है, ये आपका क्या है, आई ओ है, जिसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका आया वो किसके बाद आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया। तो यहाँ से इतना हम लोग को डिफाइन नहीं करना है। तो देखिए कि ये आपका कौन है, ये आपका यहाँ से क्या आया, प्रीपोजिशन आया। ये प्रीपोजिशन के बाद देखिए मी आया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ से आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इतना हमको ये नहीं बताना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस सिंपली ये जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है कि क्या ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ प्रीपोजिशन है, इसको बता देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके, मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मॉडल वर्ब्स। अभी तक हम लोग क्या देखें, सबसे पहली बात मेन वर्ब देखें। मेन वर्ब में डी ओ और आई ओ को देखें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखें। ऑब्जेक्ट में दो पार्ट देखें, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात हो चुका है, उसमें हम लोग देख चुके हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में चर्चा हुआ था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं और उसका यूज कैसे कैसे होता है, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है, 13 है। मॉडल वर्ब्स की संख्या कितनी है, 13। यहाँ पे 13 और भी है, उसको आगे देखेंगे। 13 है। जैसे यूज ऑफ केन, पहला इसका जो हम लोग करेंगे यूज ऑफ केन। पेन के बारे में हम लोग को देखना है कि इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो सबसे पहला काम करता है, ये क्या करता है, ये आपका काम करता है इट शोज द, मतलब ये क्या दिखाता है, तो ये हम लोगों को दिखाता है इट शोज द। ये यहाँ से हम लोगों को दिखाता है, क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है। ये आपको एबिलिटी दिखाता है और उसके बाद क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, ठीक है। कैपेसिटी दिखाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लिए कि यूज ऑफ केन, केन जो होता है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम लोगों को क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है और कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है, योग्यता को दिखाता है कितना, तो आप में कितना कैपेबिलिटी है, उन चीज़ों को ये क्या करता है, शो करता है। तो कौन सा मॉडल वर्ब इस चीज़ को शो करता है, तो वो मॉडल वर्ब आपका क्या है, केन है। वो मॉडल वर्ब आपका क्या है, केन है। इसको वो इस चीज़ को वो क्या करता है, शो आउट करता है, दिखाने का काम करता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, आई एम एबल टू टीच यू, आई एम एबल टू टीच यू, आई एम एबल टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ, मतलब मैं तुम्हें, मेरे में इतना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है या एबिलिटी है जो मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो कैन यहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कैन जो है वो आपका क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैन जो है वो क्या शो करता है, वो शोज करता है कैपेसिटी को, शो करता है एबिलिटी को, शो करता है। वही कैपेसिटी एबिलिटी जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को देखें। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, आई हैव एबिलिटी टू टीच यू, टू टीच यू। उसके बाद क्या देखेंगे, आई कैन टीच यू। हम इसको तीनों तरीके से बोल सकते हैं, आई कैन टीच यू। ये तीनों का यही मीनिंग है, वही चीज़ दिखाता है कि मतलब आप में क्षमता है कि नहीं पढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक एग्जाम और लेते हैं, दिस क्लासरूम इज कैपेबल, दिस क्लासरूम इज कैपेबल टू contains 100 seats। ठीक है, दूसरा, दिस क्लासरूम हैज कैपेसिटी टू contains 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखेगा इज कैपेबल टू, ठीक है, उसके बाद हैज कैपेसिटी टू। ये जो है यही चीज हम लोग को यहाँ पे क्या बताता है कि कहता है यह क्लासरूम जो है यहाँ 100 सीट है। इस क्लासरूम में की कैपेबिलिटी कितनी है, 100 स्टूडेंट की है। दैट मीन्स कि 100 बच्चे इस क्लासरूम में बैठ सकते हैं। उसकी सीट की क्षमता कितनी है, 100 है। दूसरा कहता है दिस क्लासरूम कैपेसिटी टू कंटेंट्स कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से तीसरा सेंटेंस भी यहाँ से ले सकते हैं कैन पे यूज करके, दिस क्लासरूम contain this classroom can contain 100 स्टूडेंट्स। मतलब वही बात बोला, तीनों एक ही बात बोला। ये कह रहा है कि मेरे में इतना, इस क्लासरूम की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 100 सीट है इसमें, और कहता है कि इसमें इस क्लासरूम का कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है 100 बच्चे को बैठाने का है। दूसरा क्या कहता है, दिस क्लासरूम कंटेन 100 स्टूडेंट्स, मतलब इस क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये है मॉडल वर्ब का। आज सिर्फ हम लोग पहला यूज पढ़े हैं कि यूज ऑफ कैन। कैन के बारे में हम लोग देख लिए थे, कैन जो शो करता है, क्या शो करता है, कैपेबिलिटी करता है, कैपेसिटी करता है, और इसी को कैपेबिलिटी बोलते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, वो तो हम पहले बोल ही चुके हैं। और इसके पहले क्लास देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे।